अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ और आज मैं ईद उल अज़हा की आप तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के अंदर ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इसी मुनासबत से इन दिनों पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी, हमारे जम्मू कश्मीर में भी और हर जगह पे लोग जो हैं इस दौड़ में लगे हुए हैं कि उम्दा से उम्दा जानवर को ख़रीदा जाए और उसकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में पेश की जाए। दोस्तों, आज मैं ईद उल अज़हा और इकॉनमी की बात करूंगा कि ईद उल अज़हा किस तरीके से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उस पर असरानंदाज होती है, किस तरीके से जीडीपी को बूस्ट करती है और इकॉनमी पे इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं, इस पे आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उनमें से अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि कम से कम सिर्फ 5 करोड़ लोग ही कुर्बानी जो है वो देते होंगे। और अगर हम कुर्बानी के जानवरों की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि कुर्बानी का जानवर आज किस कीमत से मिलता है। यानी सस्ते से सस्ता जानवर भी आज 8,000 रुपये से नीचे जो है वो दस्तयाब नहीं होता है और 8,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के जानवर जो हैं वो मार्केट में इन दिनों फ़रोख्त हो रहे हैं और लोग जो हैं उन्हें ख़रीद रहे हैं कुर्बानी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ 8,000 ही जो मिनिमम है, 8,000 रुपये का ही जानवर लें तो 5,000 कुर्बानियों का मतलब आपको समझाता हूँ कि इकॉनमी पे क्या होता है। तो अगर 8,000 रुपये का जानवर है और 5,000 लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो इसका मैथमेटिक्स अगर हम करें, 5 करोड़ कुर्बानियाँ 8,000 रुपये, यानी 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार। 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार जो है वो ईद के मौके पर सिर्फ जानवर खरीदने के लिए होता है। और दोस्तों, अगर हम इसके इर्द गिर्द बात करें, क्योंकि इकॉनमी जो है वो इसके इर्द गिर्द भी घूमती है, सिर्फ बकरे हमको ख़रीदने नहीं होते हैं, बकरे हमको ट्रांसपोर्ट करने भी होते हैं, बकरों की चमड़ी भी जो है वो इस्तेमाल होती है और बकरों को ज़बह करने के लिए भी हमें किसी कसाई को बुलाना पड़ता है। तो ये का थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें और इकॉनमी के साथ इसको जोड़ें तो थोड़ा सा मैंने किया है, एक अंदाज़ा लगाया है कि अगर हम 40,000 करोड़ रुपए के जानवर ख़रीदते हैं, उसमें से अगर हम एक बकरे की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बहुत आता है, हम मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये रखेंगे एक बकरे की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो उस हिसाब से 5 करोड़ बकरों को ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा आता है वो 25,000 करोड़ रुपए आता है। इसी तरीके से खाल जो है उसकी कीमत बाज़ार में 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है और मिनिमम से मिनिमम अगर हम 500 रुपये की ही खाल रखें तो उसकी भी कीमत जो है वो 5 करोड़ बकरों की खाल की कीमत जो है वो 2500 करोड़ रुपए जो है वो होता है। दोस्तों, ये तो हुई ट्रांसपोर्टेशन की बात और खाल की बात, लेकिन ज़बह करने के लिए कसाई की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और आप सभी जानते हैं, आप सभी की लोकेलिटी में कसाई आजकल कितने महंगे हो गए हैं। फ़िलहाल तो दस्तयाब ही नहीं होते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से अगर दस्तयाब भी हो गई तो 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक जो हैं उन्हें अदा करने होते हैं और उसके बाद ही वो दस्तयाब हो जाते हैं। अगर हम इसमें मैथमेटिक्स कर लें थोड़ा सा कि 5 करोड़ जानवरों की कुर्बानी के लिए अगर मिनिमम भी हम रखें 1,000 रुपये कसाई के लिए, तो 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये भी है। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो जानवर है, जानवरों की ख़रीद व फरोख्त पे ईद के इस मौके पर
कम से कम 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। तो दोस्तों, सिर्फ बकरों का कारोबार जो है इस ईद पे नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का कारोबार होता है। अगर थोड़ा सा उसका भी मैथमेटिक्स करें हम, क्योंकि कपड़े खरीदे जाते हैं, घर के लिए नया सामान खरीदा जाता है, सोफ़े खरीदे जाते हैं, फर्नीचर खरीदा जाता है, फ्रिज खरीदा जाता है, नया एसी खरीदा जाता है। इस तरीके का जो सामान बहुत महंगा सामान है, और ये जानवरों पर जो रकम खर्च होती है उससे भी ज़्यादा सामान जो है वो घरों में ईद के मौके पर लाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम सिर्फ 30 हज़ार करोड़ रुपए का ही कारोबार इस पे रखें, तो कुल मिला के अगर हम बात करें जो ईद पे कारोबार होता है वो 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए का होता है। दोस्तों, ये पैसा किसको हम देते हैं? चाइना को देते हैं? नहीं। ये पैसा मल्टीनेशनल कंपनीज में जाता है? जवाब मिला नहीं। फिर कहाँ जाता है? आप सभी जानते हैं कि ये पैसा जो है हिंदुस्तान के जो दही इलाके, रूरल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के जो फार्मर्स होते हैं उन्हीं फार्मर्स को जाता है। यानी कारोबार हो रहा है, कारोबार किसका हो रहा है, मुनाफा किसको हो रहा है? हिंदुस्तान के अपने फार्मर्स को होता है जो रूरल इलाकों में भेड़ बकरी जो है वो पालते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें भी हम मैथमेटिक्स करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हिंदुस्तान किस लेवल पे है इस वक्त माल मवेशी के लिहाज से। वर्ल्ड का हाईएस्ट लाइफ स्टॉक ऑनर जो है वो हिंदुस्तान ही है। यानी 535 मिलियन लाइफ स्टॉक जो है उसका एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें बुफलोज की पॉपुलेशन जो है वो 109 मिलियन है, यानी सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। और दूसरा ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ पे गोट्स की पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 148 मिलियन गोट्स हिंदुस्तान में है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें पोल्ट्री मार्केट जो है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से फ़िश प्रोड्यूसिंग की अगर हम बात करें तो दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़िश जो हैं वो पैदा होती हैं। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें शीप्स जो हैं उनका कारोबार होता है। 74 मिलियन शीप्स जो हैं हर साल यहाँ पे उनकी ख़रीद फरोख्त जो है वो होती है। और ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जिसमें डक्स और चिकन्स जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और दुनिया का ये 10वां बड़ा मुल्क है जिसमें कैमल्स की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान के जो फार्मर्स हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको सिर्फ एक ईद से उनकी इकानमी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। यानी अगर 5 करोड़ ही हम रखें कि 5 करोड़ जो जानवर हैं उनका कारोबार होता है, और अगर एक फार्मर सिर्फ 10 जानवर पालता है और उसी पे पूरा साल का रोज़गार जो है अपना पैदा करता है, तो अगर हम इसका मैथमेटिक्स करें कि 5 करोड़ को अगर हम तकसीम करें 10 से, कि एक फार्मर 10 जो है वो पालता होगा, तो इसका जो मैथमेटिक्स है वो ये बनता है कि हिंदुस्तान में 50 लाख जो फार्मर्स हैं उनको इस ईद पर फ़ायदा होता है। यानी उनके पूरे साल का जो कमाई है वो इसी ईद से पूरी होती है। 50 लाख फार्मर्स यानी 50 लाख कुंबों को इस ईद से फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि जो ईद का जो ये मीट होता है इसको बांटने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो इसको 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा बिल्कुल जो अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको दिया जाता है, एक हिस्सा जो है वो अपने
جو ہمسایہ ہیں، نیبررس ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ عام لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں ان میں بانٹا جاتا ہے۔ اور دوستو اس میں جو ہے مذہب کا کہیں بھی نام نہیں لیا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں کے اندر بانٹنا ہے، یا صرف جو قربانی کرتے ہیں ان کو بانٹنا ہے۔ اس میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم بات کریں کہ جو یہ میٹ ہے 5 کروڑ جانوروں کا، اگر ہم صرف 20 کلو میٹ ہی رکھیں ایک جانور کا، تو وہ 1 بلین kg میٹ بنتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم تیسرا حصہ کریں تو تیسرا حصہ بہت ہی غریب اور غربا لوگوں کو دیا جاتا ہے، ایسے غریب لوگوں کو جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، کئی دن تک جو ہے وہ مفت کھانا جو ہے وہ اسی عید کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ تو دوستو ایک تو جی ڈی پی پہ اس کے بہت بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دوسرا جو مزدور طبقہ ہوتا ہے ان کو مزدوری ملتی ہے، جو فارمرز ہیں ان کا پورے سال کا جو روزگار ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ تو میں عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے اس کی مناسبت سے آج آپ کو یہ بات پہنچا رہا تھا کہ کس طریقے سے بقرہ عید جو ہے وہ اکانومی پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور جی ڈی پی کو کس طریقے سے عید البقرہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو عید البقرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم۔ آدھا